अच्छा जी, वही जो गठबंधन चल रहे हैं, क्योंकि अब 8 फरवरी जो है वो पास आता जा रहा है जनरल इलेक्शंस के लिए पाकिस्तान में। तो आज पीपीपी जो है उसने रोप इन किया है फॉर्मर एमक्यूएम के जो पॉलिटिशियंस हैं रजा हारून और अनीस एडवोकेट को, और आज इन दोनों की मुलाकातें जो हैं वो हुई आसिफ अली जरदारी साहब से। और हारून साहब जो हैं उन्होंने पहले भी प्रोविंशियल मिनिस्टर के तौर पे सर्व किया हुआ है, और उन्होंने ज्वाइन किया था कराची के मेयर मुस्तफ़ा कमाल की जो पाकिस्तान सरजमीन पार्टी थी इन 2006, और फिर बाद में इन्होंने छोड़ दिया उसको। इसी तरह जो अनीस साहब हैं उन्होंने भी इसको पीएसपी को ज्वाइन किया था 2016 में और छोड़ दिया, और अब पीएसपी का वैसे भी मर्जर हो गया है एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ। तो जरदारी साहब ने बहरहाल इन दोनों को बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा जी कि हमारा सारा मुद्दा जीतने के बाद जो है डेवलपमेंट पे रहेगा, सिक्योरिटी, पीस, फ्रेंडली एनवायरनमेंट पे, और हम जो है एक डेवलपमेंट चार्टर के ऊपर काम करेंगे जिसकी वजह से कराची में काफ़ी सुधार आएगा, लाइटें आएंगी, डेवलपमेंट आएगी, और ना सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हम कराची में बल्कि सारी पाकिस्तान में हम शुरू करेंगे। और इन्होंने जो कल हमने आपके साथ डिटेल में आपको बताया था बीबी जरदारी का 10 पॉइंट एजेंडा, उसके ऊपर भी फिर से बात की। ते भाएं तुसी सुसर भी सन, तुसी तुहाडी बेगम साहबा भी, तुसी भी प्रेजिडेंट रहे हो, तुसी की तीर मारे पहले के तुसी हुण तीर मार लेने। बहरहाल जी उन्होंने कहा जी हम अब आके तीर मारेंगे, ठीक है जी। तो अब आप उसका इंतजार करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है आज उसने बहुत खफकी का इजहार किया केयर टेकर गवर्नमेंट से, और उसने बल्कि उसको क्वेश्चन किया, और उन्होंने कहा जी कि ये आप पाकिस्तान को ले जाने की कोशिश करना चाहते हैं जनरल इलेक्शंस की तरफ, और उसमें न्यूट्रल रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर इस वक्त टेरिबल स्टेट ऑफ अफेयर्स है, और ये केयर टेकर गवर्नमेंट बिल्कुल से उसको ठीक तरह से नहीं चला रही है और कंसल्टेशंस तक अलाउ नहीं कर रही है। तो ये सारे का सारा सिस्टम डिरेल कर देगा इलेक्शन का सिस्टम। ये बात उन्होंने उस वक्त की जब ये प्लीज सुन रहे थे पीटीआई की जो सारा जो है इनका लीगल टीम, और खासतौर पे जो पीटीआई के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने अलॉन्ग विद अदर जो उनकी लीगल टीम है उसमें इमरान खान की, उसमें वो बात कर रहे थे। वो कह रहे थे हमें इमरान खान साहब से मुलाकात तक नहीं करने दे रहे, हमारा उसके साथ कंसल्ट तो एटलीस्ट करना जरूरी है कि जो 700 पार्टी टिकट्स हैं वो किस किस को देने हैं, किस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उस तक की परमिशन जो है हमें नहीं दे रहे हैं ये। तो मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने इनको इजाजत भी दी, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इनका राइट है, फंडामेंटल राइट है कि ये इमरान खान से मिलें, उसके साथ कंसल्टेशंस करें। और उन्होंने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भी कहा जो कि सुपरवाइज कर रहा है ये सारा कुछ, कि इसकी सुपरविजन में आप जाके उनसे मिलें और बात करें, और जो आपको उनसे चाहिए है, सीख चाहिए, वो आप उनसे ले लें। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि आप गवर्नमेंट को उन्होंने आज खींचा कि उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल न्यूट्रल रहें, क्योंकि आपके जो एक्शंस हैं एक खास पार्टी को जो फेवर करने के, उसमें आपकी न्यूट्रलिटी जो है उसको क्वेश्चन लोग अब कर रहे हैं। आईसीटी जो है जनाब, यानी कि इस्लामाबाद जो कैपिटल जो टेरिटरी की पुलिस है, उसने बिना कोई रीज़न दिए एनओसी जो है वो विड्रॉ कर लिया है, जो कि इन्होंने इशू किया था शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट का जो एक होने वाला था फंड रेजर लोकल होटल में इस्लामाबाद में। उसमें सीनियर हॉस्पिटल के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने कहा जी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ आईसीटी, उन्होंने ये विदहोल्ड किया है हमारा जो हम गाला डिनर कर रहे थे फंड्स को रेज करने के लिए, और ये जो इवेंट था बहुत अरसे से प्लान था, इसके अंदर म्यूजिकल कॉन्सर्ट था, डिनर था, सारे लोग बहुत सारे पाकिस्तान से आके इसमें शामिल होने वाले थे, और ये कराची में हम बनाने वाले थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, जिसको पूरा हम करना चाहते हैं, और ये जो है मुल्क का लार्जेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनने वाला था, और ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, ये चैरिटी के लिए हम कर रहे थे, और जो है सब लोग जो हैं वो आके इसमें पाकिस्तान सारे से डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं उन्होंने ना सिर्फ इनका विड्रॉ किया है ये नोटिस, बल्कि उन्होंने एनओसी जो इनको इशू किया था ना सिर्फ वो विड्रॉ किया, बल्कि एसकेएमटी को इन्होंने वार्निंग भी दी है कि अगर आपने कंप्लाई नहीं किया कोर्ट के ऑर्डर के साथ तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के जो सी हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान अलॉन्ग विद अदर मेंबर्स ऑफ एसकेएमटी, उन्होंने यही कहा कि जी हमने अपनी वी ट्राइड आवर बेस्ट, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं इस्लामाबाद की वो सुनने को तैयार नहीं हैं। पीटीआई का लग रहा है जी कि जैसे जैसे उसको दीवार के साथ लगा रहे हैं वो हो सकता है कि वो कम बैक
करेगी इस इलेक्शन में। हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है कि ना तो उनके लीडर्स को जो है कोई ज़्यादा टिकट्स वगैरह लेने दिए जाएं, ना तो उनको कोई जो है नॉमिनेशन पेपर्स डालने दिए जा रहे हैं, ना उनके एक्सेप्ट किए जा रहे हैं नॉमिनेशन पेपर्स। लेकिन फिर भी लग रहा है कि पीटीआई कम बैक करेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मसल उनके खिलाफ दिखाया जा रहा है। उनको जो है पब्लिक पार्टीज नहीं, रैलीज नहीं करने दी जा रही हैं, मीटिंग्स नहीं करने दी जा रही हैं, कंसल्टेशंस नहीं करने दी जा रही हैं, और काफ़ी लीगल जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो आपके सामने ही हैं, और क्रिमिनल एक्शंस जो हैं उनके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स वो कहते हैं जी कि इनके जो थे उस पर हमने चलाई हुई हैं, और सारी जो टॉप इनकी लीडरशिप है वो या तो जेलों में है या गायब है। तो लेकिन इसके बावजूद जो है बड़ा रिलैक्स नज़र आ रही है पीएमएलएन। उनको शायद लग रहा है कि कोई मुआवजा होएगा, कोई मिरेकल होएगा और हम फिर से पावर में आ जाएंगे। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतना भी चीज़ों को ईजी नहीं लेना चाहिए। मीनवाइल जो पीटीआई की लीगल टीम है वो बड़े अच्छे तरीके से परस्यू कर रही है कि किसी तरह से इमरान खान साहब का कन्विक्शन जो है तोशाखाना केस में उसको ख़त्म किया जाए, और बाकी साइफर केस में जैसे उनको रिलीफ मिली है इसमें भी मिले, ताकि वो बाहर आएँ और अपना जो है ये पोल्स कंटेस्ट करें। अब जो है बॉल वो कहते हैं जी इज़ इन द कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और अगर उन्होंने इमरान खान की कन्विक्शन जो है अंडू की तो फिर उसके बाद जो है चीज़ें जो है काफ़ी स्मूथली चलेंगी। तो अब देखेंगे जनाब कैसे होता है ये। तो होएगा तो अच्छी बात है, तभी होएगा लेवल प्लेइंग फील्ड, वरना तो जैसे कुछ पॉलिटिशियंस कह रहे हैं फील्ड ही नहीं है तो लेवल प्लेइंग क्या होएगा है जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जी उसने आज सारे का सारा जो वेरियस स्टेजेस ऑफ जो अपना ये स्केड्यूल है इसको किया है, रिवाइज किया है, क्योंकि वो कहते हैं जी कि इसके अंदर औरतें जो हैं वो और नॉन मुस्लिम्स के लिए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के अंदर कोई ज़्यादा प्रोविजंस नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि अब हम ये जो है डेट एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अब स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स जो है उसको अब बनाया गया है जनवरी 13। इससे पहले जो था इन्होंने कहा था कि जी दिसंबर 22 जो है ये डेडलाइन है टू फाइल द नॉमिनेशन पेपर्स। वो कह रहे हैं जी कि लास्ट डेट फॉर फाइलिंग अपील्स अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ आरओज यानी कि जो रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं इस जनवरी 16, 2024, और जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शंस में उसको छापा जाएगा जनवरी 20 को। कैंडिडेट्स जो हैं अपने पेपर्स जो हैं उनको विड्रॉ कर सकेंगे बाय जनवरी 22, और फिर उसके बाद जो है फाइनल लिस्ट फिर से जो है लगाई जाएगी जनवरी 23 को। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो ये जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं फरवरी 8 को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ने जो ऑर्डर दिया था उसके बाद, तो उसमें वो कह रहे हैं जी कि हम जो ये डेट्स एक्सटेंड कर रहे हैं उसमें नॉमिनेशन पेपर्स की अब स्क्रूटनी जो है वो जो स्टार्ट हुई थी दिसंबर 25 को वो अब 30 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी, और आप नॉमिनेशन पेपर्स अपने जनवरी 13 तक भरें ताकि फिर जो है चीज़ों को आगे लेके जाया जाए। आज हिंदुस्तान ने जी कहा है कि हमने आज फॉर्मली रिक्वेस्ट किया है पाकिस्तान को कि आप एक्स्ट्रा डाइट करें हाफिज सईद को, जो कि चलाते हैं, आपको पता ही है कि लश्कर तैयबा के हेड हैं उनको। और उन्होंने कहा जी कि इनका इन्वॉल्वमेंट है और हमारे पास जो हैं सबूत है कि ये 2008 के जो मुंबई अटैक्स हुए थे उसमें ये शामिल है, और हम इनका ट्रायल हिंदुस्तान में चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा है जी इसके ऊपर मुमताज़ बलोच जहरा कि हम क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर कि ये स्पेक्यूलेटिव रिपोर्टिंग क्यों की जा रही है, हमको सबूत चाहिए। इंडिया की जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अरीन दैम बागची, उन्होंने कहा जी कि हम इसके ऊपर स्पेक्यूलेशन नहीं कर रहे हैं, हमने तमाम रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान को दे दिए हुए हैं, और सईद साहब को ना सिर्फ इंडिया बल्कि हिंदुस्तान भी 2008 के जो मुंबई अटैक्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझता है। ये बड़ी एक शेडी सी पर्सनालिटी है जो कि पाकिस्तान में रह रही है सिंस 2000, और इसके ऊपर जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी कभी क्रैकडाउन करती है कभी नहीं करती है, और ये लश्कर तैयबा का हेड होने के साथ साथ अपनी चैरिटी विंग भी एक चलाता है जमात-उद-दावा। सईद साहब का कहना है जी कि ये ज़्यादातर जो है वेलफेयर के काम करते हैं, और ख़ासतौर पे जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं और इस तरह के, और ये बिल्कुल चैरिटी के काम करते हैं, इनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है। यूएस जो है उसने कहा जी कि नहीं, इसने ये चैरिटी वैरिटी सारी जो है ये एज अ फ्रंट एक्टिविटी रखी हुई है, असल में इसकी एक्टिविटी नहीं है।
2017 में पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसने क्रैकडाउन इनके अगेंस्ट किया था और इनको हाउस अरेस्ट किया था, मगर फिर इनको लाहौर हाई कोर्ट के कहने पे नवंबर 2017 में छोड़ दिया था। और इन 2018 फिर से पाकिस्तान जो है उसने चूंकि यूएन की जो बैन टेररिस्ट की लिस्ट है उसको देखते हुए और अंडर प्रेशर इसको बैन किया था और इसकी डोनेशंस भी जो थी वो सारी बंद की थी। और फिर उसके बाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इसको जुलाई 2019 में पकड़ लिया था जब ये ट्रैवल कर रहा था लाहौर से गुजरावाला। एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो हैं उन्होंने फिर इसको 33 इयर्स इन जेल दी थी इन अप्रैल 2022 ऑन 2 टेरर फाइनेंसिंग केसेस। तो इस सब के होते हुए इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने कहा जी कि आपने तो खुद इस आदमी को बहुत सारी सजाएं दी हुई हैं, तो हो सकता है कि अगर आप हमारे पास भेजेंगे तो ये हमें लिंक्स देगा उन लोगों तक पहुंचाने के जिन्होंने 2008 के मुंबई अटैक्स किए थे। तो अब पता नहीं क्या होता है। बहरहाल पाकिस्तान ने कहा जी कि ये पूरी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने नहीं दिए हैं, तो अब पता चलेगा। अच्छा जनाब, आज एक गाना जो है, क्योंकि आपको पता ही है कि नेक्स्ट ईयर हिंदुस्तान के अंदर भी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो बीजेपी ने एक गाना रिलीज किया है। उस गाने के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो विजुअल्स हैं और उसमें नज़र आ रहे हैं मोदी जी नज़र आ रहे हैं, राम मंदिर नज़र आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, अमित शाह साहब हैं, तो बहुत सारे सिंबल्स हैं उसके अंदर। और वो जो गाना है उसमें जाहिर है कि जो उसके मेन बोल हैं कि फिर आएगा मोदी, तो ये फर्स्ट इनका गाना है जो इन्होंने रिलीज किया है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए। और इन्होंने अपने एक्स हैंडल के ऊपर जो है ये सारा कुछ लिखा है और इन्होंने ये भी कहा है कि जनवरी 22 को जनवरी 22 को अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका भी इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है वहां पे किया जाएगा। ये जो लिरिक्स हैं इसके वो कुछ इस तरह से हैं, बजे का डंका काम के दम का, राम जी देंगे सद्बुद्धि, फिर आएगा मोदी, मोदी एक व्यक्ति नहीं है, देश का है वो समान, 140 करोड़ लोगों की आशाओं की है पहचान, फिर आएगा मोदी। तो ये है जी ये गाना सारा, और इसके अंदर जो उस बहुत सारी जो विक्ट्रीज हैं बीजेपी की वो दिखाई जा रही हैं और उसमें ये भी कहा जा रहा है ऑपोजिशन के नाम लेके ये कि ये झूठ फैला रहे हैं मोदी जी के बारे में और गलत बातें बचा रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोदी जी फिर से जीत के आएंगे। तो जनाब इस पे आज जनता भड़क गई है जो ऑपोजिशन है तो अब वो भी भाई अपने गाने आप ला सकते हैं, आपको किसी ने मना तो नहीं किया, तो ऐसे ठीक है जी। खास तौर पे जो राम मंदिर का मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है इसके ऊपर, तो अब देखेंगे। बहुत सारे तो हमने आपको बताया ही लीडर्स उन्होंने कहा जी कि हम रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करते तो हम नहीं अटेंड करेंगे। बहरहाल अच्छा जनाब, बहुत सारे दिनों से बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद जो धूम फ्रेंचाइज की जो चौथी इंस्टॉलमेंट धूम 4 बनने वाली है उसमें शाहरुख खान शायद नजर आएंगे, तो लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की इस न्यूज़ के मुताबिक शाहरुख खान जो है वो इसमें नजर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि ये सारी जो स्पेकुलेशन है अनफाउंडेड है और अभी तक कुछ भी लॉक नहीं किया गया है। हाँ, काम तो धूम 4 पे हो रहा है, लेकिन अभी तक कास्ट इसमें क्या होएगी उसका अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। इसमें ये बड़ी मल्टी स्टारर रही है, इसमें अभिषेक बच्चन और आमिर खान और ऋतिक रोशन और बहुत सारे कैटरीना कैफ, उन्होंने डिफरेंट इनकी जो आई थी फ्रेंचाइज उसके अंदर काम किया था। इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा था कि शाहरुख खान साहब के साथ रामचरण जो साउथ के एक्टर हैं वो भी नजर आ सकते हैं, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि वो आएंगे क्योंकि अभी तक कास्ट ही नहीं उन्होंने किया फाइनलाइज। ये दिस फिल्म हैज ऑलवेज बीन डायरेक्टेड बाय संजय गाडवी और इसको लिखा है विजय कृष्णन आचार्य ने, बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ आदित्य चोपड़ा। और ये जो फिल्म थी धूम जब आई थी तो ये 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 2004 के अंदर। तो बहरहाल जी शाहरुख खान के जो फैंस हैं उनका बड़ा दिल टूटा क्योंकि उनके बारे में खबर आ रही थी कि ये आएंगे, क्योंकि एक जो इसकी सीरीज पहले थी धूम 3 उसके अंदर आमिर खान थे, तो उनको अब लगा कि अब जी नेक्स्ट में शायद शाहरुख नजर आएंगे, पर नहीं। आज थी जनाब राजेश खन्ना साहब की 81st बर्थडे और आज बॉलीवुड ने उनको याद किया। ये कैसे हो सकता है कि उनको ना याद किया जाए? ही वॉज द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और बड़ा ही ज़बरदस्त इनका इलस्ट्रेस करियर रहा है। 15 कंसेक्यूटिव बैक टू बैक हिट्स इन्होंने दी थी और उसके बाद फिर इनका फॉल हुआ और बहुत ही बुरा फॉल हुआ। जब ये आए थे तो इनके बारे में कहा जाता था कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन इन बॉलीवुड, ट्विंकल आइड थी, ये स्टार थे जैसे कि चॉकलेट हीरो टाइप होते हैं ना, उससे भी कुछ ज़्यादा ही। और 1960s और 1970s में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर इन्होंने बड़ा राज
किया, इनकी जो बॉय नेक्स्ट डोर लुक्स थी और जो इनका रोमांटिक स्टाइल था, और वो बड़ा ऑडियंस को चार्म करता था, और फैंस जो थे वो बड़े तंग आ चुके थे उस वक्त तक राजेंद्र कुमार और दिलीप कुमार से, और वो कुछ नए चेहरे देखना चाहते थे नए जनरेशन में। तो जब ये आए तो ये कहा कि जी ताज़ा हवा का झोंका लेकर आए, और वो कहते हैं जी कि इनकी जो जिस तरह का फिल्म का जो स्टाइल था या जो ये लेकर आए हिंदी फिल्मों में, उसने बॉलीवुड को रेवोल्यूशनाइज किया। बड़ी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस दी, जैसे कि फिल्में जो इनकी थी आनंद, आराधना, कटी पतंग, और फिर जो ये स्पीचेस देते थे और जो इनकी प्रेजेंस होती थी, लोग कहते थे बड़ी इलेक्ट्रिक होती थी और बड़ा लोगों को छू जाती थी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से करते थे। और कहते हैं जिस जगह पे खड़े होते थे वहाँ पे ऑरा ही इनका और होता था, तो दुनिया बड़ी इनको पसंद करती थी। लेकिन फिर ट्रू स्टार, हाँ, ही वॉज द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तो कहा जाता है। तो अब जो है वो फिर मगर फॉल भी इनका बहुत बुरा था। एंड जनाब, पाकिस्तान के अंदर अगर आपने देखा होगा तेरे बिन ड्रामा, जिसके के अंदर थे यमुना जैदी और वहाज अली, तो लोग जो थे वो दे वर गोइंग जस्ट गागा ओवर देयर केमिस्ट्री एंड लव जो उनके बीच में था। ये जो बड़ी प्यारी लव स्टोरी थी, अब उसके बारे में कहा जा रहा है जी कि ये जो है एक सेकंड सीजन भी इसका आ सकता है। तो फैंस जो हैं वो बड़े खुश हो गए हैं। ये दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ पीटीवी इस साल में 2023 में। तो अब तेरे बिन 2 का ऐलान जो है आज अब्दुल्ला कादवानी, जिन्होंने कि इनको जिन्होंने कि इसको डायरेक्ट किया था, उन्होंने आज अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों की बड़ी अनमैच्ड केमिस्ट्री थी और लोग इनको देखना चाहते थे, टू वर्क वंस अगेन अंडर द बैनर ऑफ सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट। और काम जो है वो तो चालू हो गया है और हम जो नए सीजन है यानी कि सीजन 2, उसमें और भी ज्यादा एक्सेलेंट स्टैंडर्ड्स नजर आपको आएंगे। इसमें जो आपको आज तस्वीर जो एक्स पे इन्होंने अब्दुल्ला कादवानी ने की, उसके अंदर सब लोग ये जो हैं यमुना, वहाज, खुद अब्दुल्ला ब्लैक में नजर आए, उनके साथ असद कुरैशी भी थे। और लोगों ने कहा कि जी हम फिर से मीरब और मुर्तसिम, मीरब का रोल जो थी वो कर रही थी यमुना जैदी और मुर्तसिम वहाज अली, तो लोग कहते हैं जी हम इनको वाकई फिर से देखना चाहते हैं। तो लोग आज बड़े खुश हो रहे हैं जी। और जी एंड जनाब, पाकिस्तान जो है अपना सेकंड टेस्ट भी हार गया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और पैट कमिंग्स जो है उसने अब सीरीज विन की है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ये हो रहा था। 79 रन से पाकिस्तान को इन्होंने हराया। पाकिस्तान जो था वो इट वाज इंचिंग टुवर्ड्स विक्ट्री, जबकि बड़ा ही कंट्रोवर्शियल तरीके से मोहम्मद रिजवान को आउट दे दिया गया ऑन 35। पाकिस्तान ने लूज किया था फर्स्ट मैच बाय 360 रन, और आज तक जैसे कि हमने आपको पहले हिस्ट्री बताई थी कि जीता नहीं है पाकिस्तान जो है आज तक कभी ऑस्ट्रेलिया में सिंस 1995। कमिंग्स जो हैं उन्होंने 5 फॉर 54 यानी कि 5 विकेट्स, जो स्किपर हैं उन्होंने 5 विकेट्स फॉर 49 रन लिए, और उसके बाद फर्स्ट इनिंग में और फिर दूसरी इनिंग्स जो थी उसमें 5 फॉर 48 और 5 फॉर 48 फर्स्ट इनिंग्स में लिए थे, और अब ये जो सेकंड इनिंग्स थी इसके अंदर इन्होंने लिए 5 फॉर 49। और ये दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने के 10 विकेट्स लिए हैं अपने टेस्ट क्रिकेट में करियर में एक ही टेस्ट सीरीज में। और मिशेल स्टार्क जो थे वो भी कुछ पीछे नहीं थे, उन्होंने 4 विकेटें ली 55 के ऊपर, और सारी जो हमारी पाकिस्तान की टेल थी वो कोलैप्स कर गई आफ्टर शान मसूद मेड 60, आगा सलमान 50, बाबर आजम 41। और वैसे तो वो कहते हैं जी कि यहाँ पे ये 300 से ज़्यादा अगर रन्स बन जाएं तो ये मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में आप उसको चेज नहीं कर सकते हैं। 4th इनिंग की जो सक्सेसफुल चेज थी MCG के ऊपर वो इंग्लैंड ने की थी 1928। उसके बाद से कोई भी यहाँ पे टीम जो है 300 रन को पास नहीं कर सकी। तो ये हुआ। और जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ वही है कि ये जो सेकंड टेस्ट था इसके अंदर हमारे जो विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान साहब थे, इनको एक कंट्रोवर्शियल तरीके से आउट दिया गया, जिसके के ऊपर जो पाकिस्तान जो है बिल्कुल जीत के पास जा रहा था। अगर रिजवान खड़ा रह जाता तो हो सकता है पाकिस्तान जीत भी जाता, तो उसकी वजह से फैंस बड़े गुस्से में हैं। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जो है पैट कमिंग्स, उन्होंने असल में अपील की थी फॉर कॉट बिहाइंड इन 61st ओवर ऑफ पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स। एम्पायर जो था उसने नॉट आउट दिया था, लेकिन कमिंग्स ने कहा कि नहीं मैं इसका रिव्यू लूंगा। जब उन्होंने रिव्यू किया तो उनको लगा कि रिजवान जो है वो शायद उसने इसको ग्लव किया है जो है बॉल को। तो थर्ड एम्पायर जो था उसने जब ये उसकी अपील रिव्यू की पैट कमिंग्स की, तो उसने एक डिफरेंट एंगल से देखा, तो उसको लगा कि शायद बॉल जो है वो स्पाइक की है और पास की है वो रिस्ट बैंड को। सो उसने ऑन फील्ड एम्पायर को कहा कि तुम अपना डिसीजन चेंज करो और रिजवान को आउट दो।
लेकिन जब हॉटस्पॉट में वो देखा गया तो पता चला कि कोई भी वहां पे निशान इस तरह का नहीं मिला, और रिजवान जो था वो तो एक बिल्कुल सेकंड्स अहेड दूसरी तरफ देख रहा था, तो वो बॉल को तो टच करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, वो पास से गुजर गया था। अब जो रिजवान है वो भी बड़े गुस्से हुआ, उसको तो यकीन ही नहीं आया कि इन्होंने मेरे साथ किया क्या है। उसने अपना बैट वैट छोड़ा और वो एम्पायर की तरफ गया और उसने कहा भाई ये पायन की मजाक है। लेकिन पायन ने कहा जी अब मैं क्या कर सकता हूँ, थर्ड एम्पायर ने ये तुम्हें कहा, थर्ड एम्पायर ने कहा तो हाँ जाएंगे, हाँ उसका तो डिसीजन था ही नहीं, उसने तो कहा था कि ये नॉट आउट है, थर्ड एम्पायर ने कहा, तो उसकी वजह से जनाब पाकिस्तान फिर हार गया। तो अब जो दुनिया है, जो ट्विटर है, आज ट्विटर बहुत ज्यादा भड़की हुई थी और उन्होंने कहा कि तुमने, और जो बड़ी बातें आपने, पता ही है फिर हमारे जो पाकिस्तानी लिखते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस को बेईमानी करने की आदत है, बेईमानी से तुम जीते हो, तुम हार रहे थे, तुम्हें पता है कि अगर रिजवान खड़ा रह जाता तो वो तुम्हें हराता और 1-1 से सीरीज रहती, फिर आखिरी टेस्ट मैच तक बात जाती, और बस बहरहाल जी अब जो होना था हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो सीरीज बहरहाल पाकिस्तान हार गया, टेस्ट सीरीज। तीसरा मैच देख लेंगे हम, हाँ कोई नहीं, उसमें हरा देंगे, परवाह ना करो, परवाह ना करो, तो उसमें जो मर्जी बेईमानी की है ना, देखो रिजवान साहब आपको चाहिए था जो मर्जी वो बेईमानी करे थे, आप खड़े रहते, आप बैटिंग करते रहते। हाँ आप निकलते नहीं, जैसे कल ट्विटर पे माजिद भाई बहुत ही मजे का था वो जो आप मुझे बताते हैं ना कि आप जब क्रिकेट खेलते थे बचपन में, तो जब कोई नाराज हो जाता तो आप अपनी विकेटें उठाते थे और चले जाते थे। कहते हैं पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन बिल्कुल इसी तरह हो रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि पीटीआई जीतेगी तो आप अपनी विकेटें और बॉल उठा के चल रहे हैं, कह रहे हैं हमने नहीं जीतने देना इनको, हम नहीं खेलेंगे इनके साथ, बैटिंग के साथ हमने बैटिंग ही नहीं करनी पीटीआई के साथ। ठीक हो गया जी। तो रिजवान भाई आप भी यही करो, माजिद भाई से कुछ सीख लो आप, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे आपके साथ किया ना, आप अपनी विकेटें उठाना और अपने कमरे में चले जाना, बोला हम नहीं खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के साथ, हम खेल ही नहीं रहे, हम खेल ही नहीं रहे, तीसरे मैच में कर लेंगे। ये बात वहां तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह आपकी। भाई आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपने बात कही है, कैसे हो सकता है कि रिजवान आपकी बात ना सुने? रिजवान तक बात पहुंच गई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच गई है। ठीक है जी, वो लेके चले जाएंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वालों सुन लो, आइंदा तुमने ऐसे किया, रिजवान ने विकेटें उठानी और चले जाना है। हाँ जी, फिर हम नहीं खेलेंगे, घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। हाँ जी, दूसरी ले आओ विकेटें, आहो हमें खेलना ही नहीं है, हमने खेलना ही नहीं है। ये थी आज की खबरें, और बकिया की खबरें इंशाल्लाह ताला। अब आपसे मुलाकात कब होगी हमारी? मंडे को इंशाल्लाह।